स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, मैं आज 10th वालों के लिए सब्जेक्ट सिविक्स लोकतांत्रिक राजनीति से लेसन 2 का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? स्टूडेंट, जो संघीय व्यवस्था है वह किस प्रकार चलती है, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों पर भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। कहना कि स्टूडेंट्स, जो संघीय व्यवस्था के कारगर जो कामकाज के इसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं, पर इतना ही काफ़ी नहीं है इसके लिए। अगर यदि भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है, कामयाब हुई है, तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। यानी भारत में भी क्या बोलता है, संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जो है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यानी कि लोकतांत्रिक चरित्र को भी इसको देना होगा। स्टूडेंट्स, संघवाद, इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। यानी संघवाद की भावना जो है, विविधता का आधार और संघ साथ रहने की इच्छा हमारे देश में साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो आइए इस बात को गौर करते हैं, किस तरह से पता चलता है कि यह काम किस तरह से हो पाया है। तो भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, उसको बांधना हमारे देश की एक लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली यानी प्रथम और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। यानी भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2017 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर 1947 से लेकर के 2017 का जो आंकड़ा है अगर देखा जाए तो एक इसमें एक अजीब बदलाव देखने को मिलेंगे। तो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली ये बात है। इससे आम आदमी भी, कोई भी हर नागरिक आश्चर्यचकित रह जाएगा। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं, कई नए प्रांत बनाए गए हैं, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए। यानी कि कई पुराने प्रांत जो हैं बदल दिए गए और नए प्रांतों को बनाए गए हैं जिनका नाम भी बदल गया है। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। नए नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्य थे, उनकी जो सीमाएं हैं उनको बदल दी गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में स्थापित हो आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातिवाओं, एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और
उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। यानी इस प्रकार से इन लोगों को भी किया गया, जो इनके भूगोल अथवा राज्य जातीय की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। और जब इस तरह का बात आया सामने, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात उठी, तो कई राजनेताओं को डर था, उनके अंदर डर सा समा गया था कि इससे देश कहीं टूट न जाए, बिखर न जाए। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। यानी कि केंद्र सरकार ने इसी चलते राज्यों का जो पुनर्गठन था वह कुछ समय तक टाल दिया, रोक दिया, हटा दिया उसको। यानी कि उनका अनुमान था कि भाषावार राज्य जो है बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत यानी कि एकमत रहेगा और मजबूत होगा और इस तरह से ये मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। यानी इस तरह से इसके प्रभाव से, इसके कारण जो है, जो प्रशासन है पहले की अपेक्षा जो है कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। भाषा नीति भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। जो दूसरी ढांचा है वह परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों को मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। यानी कि हिंदी का जो राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% ही भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अन्य केंद्र सरकार में किसी भी पद का उम्मीदवार इसमें किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। यानी राज्यों का अपना जो अधिकांश काम होता है वो अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। यानी इसके पहले जो अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग था 1965 में बंद हो जाना चाहिए, इस तरह से मतलब बहुत सा लोगों का राय था। लेकिन उसके बाद प्रदेशों की मांग की अंग्रेजी, उन लोगों का मांग था, डिमांड था कि अंग्रेजी भाषा का जो प्रयोग है वो बंद न हो, यानी ये जारी रखा जाए, ये चलता रहे। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। तमिलनाडु में इसको उग्र रूप बहुत ही ज़्यादा वो इसको गहरे सोच से इसको ले लिया था कि ये जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, इसको जारी रखा जाए। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी एक साथ चलने का अनुमति दे दी इन्होंने। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया
उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं।